आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। आज मैं श्रीलाल शुक्ल जी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्य परक उपन्यास राग दरबारी के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। राग दरबारी जो उपन्यास है ये पूरी तरह से व्यंग्य शैली पर आधारित है। इसमें शुक्ल जी ने शिवपालगंज नामक एक गांव को अपनी कथा के केंद्र में रखा है और शिवपालगंज नामक वो जो गांव है उसके माध्यम से शुक्ल जी ने आज़ादी के बाद के भारत की उन प्रत्येक व्यवस्थाओं पर करारी चोट की है, उनकी पोल खोल करके रख दी है, जो तत्कालीन समय में अपनी तमाम दुर्व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते थे, जैसे कि शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि। उस हर व्यवस्था की तह में जाकर के शुक्ल जी ने बड़ी बारीकी से उसका अनुभव किया है और उसको इस अपने उपन्यास में पिरोया है। यहाँ इस उपन्यास में आपको व्यंग्य भी मिलेगा और मनोरंजन भी मिलेगा, आपको हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी ने जिस भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति को उठाया है, उसकी धोखाधड़ी को उठाया है, उसके भ्रष्टाचार को उठाया है, वो चाहे वंशवाद हो, जातिवाद हो, कुछ भी जो उन्होंने उभारा है वो पाठक को रुलाता भी है, हंसाता भी है और मनोरंजन भी कराता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये ज़रा जान लेते हैं बहुत संक्षेप में कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि ये बड़ा उपन्यास है, बहुत सारे इसमें पात्र हैं, लेकिन कुछ 4-6 पात्रों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसमें जो पहला पात्र है, जो सबसे प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के, वे हैं वैद्य जी। वैद्य जी इस उपन्यास के कर्ता धर्ता हैं। इस उपन्यास के कथा के केंद्र में ही हैं वैद्य जी। ये वैद्य जी हैं कौन? नाम से ही मालूम चल रहा होगा आपको कि ये वैद्यकी करते हैं, यानी आयुर्वेद की दवाएं इत्यादि देते हैं। तो बिल्कुल सही पहचाना है आपने, ये सच में वैद्य जी हैं। लेकिन ये वैद्य जी इनका नाम है, इस नाम में तमाम और भी चीज़ें छुपी हुई हैं। इनका व्यक्तित्व सिर्फ वैद्य तक सीमित नहीं है, इनका व्यक्तित्व वहाँ तक सीमित है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे जो शिवपालगंज गांव है, जिस गांव के केंद्र में, जिस गांव को केंद्र में रख करके ये कथा कही गई है राग दरबारी की, उस शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली आदमी हैं ये। पैसे में भी बड़े हैं, पावर में भी बड़े हैं, शक्ति ताकत सब कुछ में ये एकदम अनूठे आदमी हैं। यानी शिवपालगंज के आप समझ लीजिए ये पूरे कर्ता धर्ता हैं, इनके बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वहीं शिवपालगंज में एक इंटर कॉलेज है, उसका नाम है छंगामल इंटर कॉलेज। और छंगामल इंटर कॉलेज जो है उसके जो मैनेजिंग सेक्रेटरी हैं वो भी वैद्य जी हैं, यानी छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। छंगामल में ही एक कोऑपरेटिव यूनियन है, उस कोऑपरेटिव यूनियन के आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर एक कैसे बने, ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो सब आपको मालूम चलेगा। इनके ऐसे ऐसे हथकंडे हैं चुनाव जीतने के और दूसरे लोगों को हराने के, दूसरे लोगों को चित कर देने के, दूसरे लोगों को पटकनी देने में वैद्य जी बहुत माहिर हैं। तो फिलहाल हम 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। वैद्य जी शिवपालगंज के एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं और कोऑपरेटिव यूनियन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब वैद्य जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है बद्री पहलवान और छोटे बेटे का नाम है रूपन बाबू। तो जरा इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बद्री पहलवान जो हैं वो वैद्य जी का बड़ा बेटा है। पहलवान नाम में जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है पहलवानी करता होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये पहलवानी करता है। आगे चल कर के इस उपन्यास की एक महिला पात्र है, स्त्री पात्र है, उसका नाम है बेला। वो बेला से शादी करना चाहता है। क्या होता है क्या नहीं होता है उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा। और लास्ट में होता क्या है बद्री पहलवान के साथ कि जिस कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष आज की डेट में वैद्य जी हैं, बाद में वैद्य जी की कुर्सी इनके बड़े बेटे बद्री पहलवान संभालते हैं और इनको उपन्यास के अंत तक पहुँचते पहुँचते कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। बद्री पहलवान अखाड़ची हैं, अखाड़े के
उस्ताद हैं और अखाड़े में इनके तमाम प्रकार के शिष्य हैं। उन्हीं शिष्यों से ये तमाम प्रकार के गलत और सही काम करवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पावर भी है इनके पास, पैसा भी है इनके पास और 10-20 ऐसे लड़के भी इन्होंने पाल रखे हैं जो पहलवानी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहलवानी करते रहते हैं। हाँ, इनका छोटा बेटा है, दूसरा छोटा बेटा है रूपन बाबू, ये वैद्य जी का छोटा बेटा है और पढ़ाई-लिखाई में तो ये इतना अव्वल है कि 10वीं में पिछले कई सालों से है। यानी 10वीं पास होना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं होना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये पास हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई-लिखाई में इतना अव्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये छात्र नेता है और इसकी एक और पहचान है कि ये रोमांटिक पात्र के रूप में इस उपन्यास में दिखाया गया है इसको। इस उपन्यास के एक पात्र हैं गयादीन, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है बेला और बेला से रूपन बाबू का प्रेम प्रसंग है यानी अफेयर है। गयादीन जो है उनकी बहन एक है और उनकी बेटी है, उनकी बहन विधवा है और जो बेटी बेला है वो अभी शादी उसकी नहीं हुई है, तो उस बेला से आपका रूपन बाबू का अफेयर है। तो ये बद्री हो गए, रूपन हो गए और वैद्य जी हो गए। अब हम आते हैं अगले पात्र पर। उस पात्र का नाम है रंगनाथ। रंगनाथ जो है ये वैद्य जी का भांजा है। करता क्या है? ये पढ़ा लिखा आदमी है। इस पूरे उपन्यास का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। इसने इतिहास में एमए किया है और अभी वर्तमान समय में ये रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च कहाँ आके करता है? ये रहता शहर में है, लेकिन शहर की भाग दौड़, शहर की आपाधापी से बचने के लिए ये अपने मामा के गांव में आता है कि वहाँ चल के हम बहुत आराम से रिसर्च करेंगे। तो ये हैं रंगनाथ। रंगनाथ के बारे में कहा जाता है कि ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो केवल बातें करते हैं, काम करना नहीं जानते हैं, यानी निष्क्रिय बुद्धिजीवी। आपने मुक्तिबोध की कविता पढ़ी होगी ना, ब्रह्मराक्षस। तो ब्रह्मराक्षस टाइप के बुद्धिजीवी हैं जो सिर्फ उपदेश देते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, अपने आप को महान मानते हैं, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है। तो ये हो गए वैद्य जी, बद्री पहलवान, रूपन बाबू और रंगनाथ। इसमें एक पात्र है शनिचर, उसको मंगलदास भी कहते हैं। मंगलदास यानी शनिचर का काम क्या है? ये मस्खरा टाइप का एक आदमी है, हंसी मजाक करने वाला, और इसका मुख्य कार्य है वैद्य जी की बैठक में भांग पीसने का। वैद्य जी की बैठक में सभा लगती है, 10-20-50 लोग डेली बैठते हैं सुबह शाम। वैद्य जी के चेले चपाड़े हैं, बद्री के चेले चपाड़े होंगे, रूपन के होंगे, उन सबको ये भांग पीस के पिलाता है। और यही भांग पीसने वाला आदमी, आप देखिए व्यंग की धार देखिए और व्यवस्था को किस तरह से चौपट किया जा रहा है। श्रीलाल शुक्ल जी ने इसको दिखाया किस तरह से कि यही भांग पीसने वाला एक आदमी जो मस्खरा है, यही आगे चलकर शिवपालगंज जो ग्राम सभा है उसका प्रधान बन जाता है। प्रधान बनवाता कौन है? आप समझ ही गए होंगे, वैद्य जी। क्योंकि वैद्य जी का पूरा होल्ड है उस शिवपालगंज के हर एक व्यवस्था पर। तो ये है शनिचर यानी मंगलदास। गयादीन, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि उनकी एक बहन है, विधवा है, एक बेटी है, बेला है। ये एक व्यापारी हैं शिवपालगंज के और आराम से अपना व्यापार करते हैं। इसमें जो हमने आपको भी नाम लिया इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज के कुछ एक मास्टर हैं जो प्रमुख रूप से बार बार आपको इस कथा में मिलेंगे, इस उपन्यास से मिलेंगे। इसमें एक मास्टर मोतीराम है और एक है खन्ना मास्टर। मास्टर मोतीराम क्या है? ये छंगावल इंटर कॉलेज में साइंस पढ़ाते हैं, यानी विज्ञान के अध्यापक हैं। और विज्ञान के अध्यापक के साथ साथ इनके पास एक आटा चक्की भी है उसी गांव में। और वो आटा चक्की गांव में क्या है, बल्कि इतनी नज़दीक है इनके इंटर कॉलेज की, जब भी वो भग 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 करके चलती है, आवाज़ करके चलती है, यानी उसका इंजन चलता है और चक्की चलती है, तो उसकी स्पष्ट आवाज़ इनको अपने विद्यालय तक, अपनी कक्षा तक सुनाई पड़ती है। यानी अपनी कक्षा में ये पढ़ाते पढ़ाते जानते रहते हैं कि चक्की हमारी चल रही है या बंद है। तो ये कौन है? ये है मास्टर मोतीराम। दूसरे मास्टर हैं इसमें खन्ना मास्टर। खन्ना मास्टर जो है वो इतिहास के अध्यापक हैं और
आप जानते हैं कि हर जगह गुटबाजी होती है, तो इंटर कॉलेज में भी गुटबाजी होगी। तो वहाँ की जो गुटबाजी है उसमें ये बहुत तगड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि उन गुटबाजों के एक प्रमुख नेता के रूप में आपका नाम आता है। किसका नाम? खन्ना मास्टर। किसके अध्यापक हैं ये? इतिहास के अध्यापक हैं छंगामल इंटर कॉलेज में। ठीक है। बेला को मैंने आपको बता ही दिया, गया दिन की लड़की है, रूपन और बेला का अफेयर है, शिवपालगंज में ही रहते हैं। इसमें अगले पात्र हैं एक लंगड़। ये पात्र भी आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा और हमें तो लगता है कि इस पूरे उपन्यास में सबसे ज़्यादा ईमानदार जो पात्र है, सबसे कर्तव्यनिष्ठ जो पात्र है वो लंगड़ है। लंगड़ नाम से ही जाहिर है कि एक पैर नहीं है इनके, लाठी के सहारे लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, कबीरपंथी हैं, गले में माला लटकाए रहते हैं, तिलक लगाए रहते हैं। और इनका जो मुख्य रूप से जिसके लिए ये याद किए जाते हैं इस उपन्यास में एक पात्र के तौर पर, कि क्या है कि इनको एक ज़मीन की नकल चाहिए थी। इस उपन्यास में दिखाया गया है ऐसा कि इनको एक ज़मीन की नकल चाहिए थी। ये नकल बाबू के पास जाते हैं, कहते हैं हमको उस ज़मीन की नकल चाहिए, तो भैया नकल दे दो उसकी। तो वो बाबू कहता है ठीक है, आप 5 रुपये हमें घूस दे दीजिए, फिर आपको नकल वो मिल जाएगी। लंगड़ कहता है कि देखिए, काम आपका नकल देने का है, उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो मैं उस काम के लिए, इस काम के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, मैं 5 रुपये क्यों दूँ? तो 5 रुपये ना देने की वजह से वो जो नकल बाबू होता है इनको वापस कर देता है कि ठीक है, जाइए आप ये फला-फला पेपर लेके आइए, फिर आपको हम 2-4 दिन में ये नकल दे देंगे। और वो 2-4 दिन करते-करते 20 साल हो जाते हैं, नकल नहीं मिलती है। तो बिना पैसे के ये नकल लेना चाहते हैं। तो शुक्ल जी ने यही दिखाया है कि भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त है रग-रग में इस देश में। वो दिखाया है कि 5 रुपये बिना दिए नकल बाबू नकल देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक पात्र और है, उसका नाम है राधेलाल। ये झूठी गवाही देने में बहुत माहिर आदमी है। मतलब कि अगर कोई ये कहे कि हमको फला मुकदमे में एक गवाह चाहिए और मैं जैसा कहूँ बिल्कुल वैसा गवाह, तो उसके लिए राधेलाल एकदम फिट आदमी है। इसमें एक पात्र और है, उसका नाम है जोगनाथ। ये शराबी है, आएँ बाएँ साएँ बकता रहता है पूरे उपन्यास में। वैद्य जी का खास आदमी है ये, वैद्य जी का मुखबिर टाइप का ये आदमी है जोगनाथ। और एक अंतिम पात्र के बारे में बात करते हैं, रामाधीन भीखम खेड़वी। रामाधीन भीखम खेड़वी वैद्य जी के, आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से प्रतिद्वंदी के रूप में चित्रित किए गए हैं। वो भी ताकतवर आदमी हैं, लेकिन उतने ताकतवर नहीं जितने वैद्य जी ताकतवर हैं। फिर भी एक रसूखदार और ताकतवर आदमी हैं। और कभी अफ़ीम का व्यवसाय किया करते थे। अफ़ीम का व्यवसाय करते करते कुछ उसमें लफड़ा हुआ तो लौट आए गाँव। प्रधानी का चुनाव अपने भाई को लड़वाए, उनको जितवाया और रसूखदार आदमी हैं। कुल मिला करके प्रतिद्वंदी हैं वैद्य जी के। क्या नाम है? रामाधीन भीखम खेड़वी। अब इस उपन्यास में मैं मुख्य रूप से क्यों बना रहा हूँ, ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आपको देने के लिए, क्योंकि राग दरबारी एक बड़ा उपन्यास है, इससे व्याख्याएँ आएंगी, तो उन व्याख्याओं को आप पहचानेंगे कैसे? तो कुछ प्रमुख उद्धरण मैं आपको दूंगा। उन उद्धरणों के माध्यम से आप इस उपन्यास के उन प्रमुख अंशों को पहचान सकेंगे कि क्या ये राग दरबारी का ही है, या झूठा सच का है, या गोदान का है, या प्रायश्चित कहानी का है, या दिव्यदाह कहानी का है, किस उपन्यास का है या किस कहानी का है। ये पहचानने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी प्रमुख पंक्तियों से परिचित कराया जाए कि आप उसे पहचान सकें कि ये जो संदर्भ करने के लिए ये पैरा दिया गया है, ये राग दरबारी का ही है। तो कुछ उदाहरण आपको हम देंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं उन उदाहरणों के बारे में आपसे बात करूँगा। फ़िलहाल आप इसे पढ़ें लिखें। अगली एक वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।